हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी हमने साथ में लिख रखा है ताकि आपको अलग से प्रश्न का उत्तर खोजने में अतिरिक्त समय न गंवाना पड़े। अब हम इस पेपर का करते हैं हल करना शुरू। सबसे पहले साथियों, ये कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर है और समय 3 घंटे होगा और 80 अंक होगा। इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों आप अपना यहाँ पे नाम लिखोगे और उसके बाद यहाँ जो डब्बे दिए गए उसके अंदर रोल नंबर लिखना है और उसके बाद अपना रोल नंबर है वो यहाँ पे शब्दों में लिखना है। उसके बाद में आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। विद्यार्थी अपने नाम व रोल नंबर सही लिखें, प्रश्न का उत्तर दी गई जगह पर ही लिखें, प्रश्न पत्र के अंदर ही उत्तर लिखें, अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। यानी ये जो प्रश्न पेपर आएगा उसके अंदर ही खाली जगह दी होगी, वहीं पर आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखोगे, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। साथियों, इस पूरे पेपर के एक एक प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% बहुत अच्छे अंक आएंगे। इसमें सबसे पहले खंड है निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर उनके सामने बने कोष्टक में लिखिए। ये बहुविकल्पी प्रश्न है और इनका जो उत्तर है वो सामने बने कोष्टक में लिखना है। ये ए वाले होंगे, ये 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के होंगे। तो सबसे पहला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो इसको यहाँ लिखोगे ब, इसका उत्तर ब। आप यहाँ पे इसका उत्तर लिखोगे, जगह दी गई है। सेम टू सेम ऐसा ही आपको एग्जाम में करना है। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, इसका उत्तर होगा ब। तीसरा प्रश्न है बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा राज का प्रतीक यह सफेद झंडा था, इसका उत्तर होगा ब। बिरसा राज का प्रतीक सफेद झंडा था। प्रश्न नंबर 4 है कौन से कपड़े को केलिको कहा जाता है। केलिको ये सूती वस्त्र है, इसको केलिको कहा जाता है, इसका उत्तर होगा ब। 5 है शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। इसमें शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य किए जाते हैं, इसका उत्तर होगा स। नेक्स्ट, भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। भूमि का उपयोग कृषि करने के लिए, वानिकी यानी वन लगाने के लिए, खनन यानी खनिज उत्पन्न निकालने के लिए और उपयुक्त सभी। तो ये भूमि का उपयोग सभी के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट है चावल का प्रमुख उत्पादक देश। चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। चावल का प्रमुख उत्पादक देश चीन है, इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र कौन सा है। महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र भिलाई ये है, दुर्गापुरा ये भी है, जमशेदपुर ये भी है, उपयुक्त सभी। ये सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक संयंत्र है, इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट है 12वां, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या, तो ये एशिया महाद्वीप पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई थी। क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम मेरठ से हुई थी, इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट, मत्स्य संघ की राजधानी बनी थी। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी,
जो सबसे पहले संघ बना था मत्स्य संघ, उसकी राजधानी अलवर थी। इसका उत्तर होगा ब। क्वेश्चन नंबर 15, जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। इसका उत्तर होगा द। इस प्रकार साथियों हम लगातार इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नए वीडियो गणित, विज्ञान और हिंदी का अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके अलावा संस्कृत का, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द छांटकर और ये रिक्त स्थान दिए गए, इनकी पूर्ति करनी है। यानी ये ब्रैकेट के अंदर ये शब्द दिए गए हैं, विलय, औरांग, विधायिका, दो, कानून, सैकड़ों, तापीय, एलो, इनमें से छांटकर जो ये रिक्त स्थान है इनमें भरना है, इनकी पूर्ति करनी है। तो पहला डलहौजी ने का सिद्धांत दिया था, डलहौजी ने विलय का सिद्धांत दिया था। इसका उत्तर होगा विलय। विलय। सेकंड है फारसी भाषा में गोदाम को कहा जाता है। गोदाम को क्या कहा जाता है फारसी भाषा में? गोदाम को, फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। औरांग कहा जाता है। नेक्स्ट, में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि किस में होते हैं? विधायिका में। तो इसका उत्तर होगा विधायिका। नेक्स्ट, भारतीय संसद में सदन है। भारतीय संसद में 2 सदन है, 2। नेक्स्ट, के सामने हर कोई बराबर है। सभी किसके सामने बराबर है? कानून के सामने सभी बराबर है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में वर्ष लगते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट है कोयले से प्राप्त विद्युत को ऊर्जा कहा जाता है, तापीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट, चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि खनिजों के उदाहरण है। एलो है खनिजों के उदाहरण है। नेक्स्ट, यदि कथन सत्य है तो टी और असत्य है तो एफ लिखिए। इसमें यदि कथन सही है तो टी लिखना है और गलत है तो एफ लिखना है। पहला, अंग्रेज आदिवासी की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, यह असत्य है। वो जीवन पद्धति बचाना नहीं चाहते थे, वो ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा गलत, एफ। विलियम जोन्स प्राच्यवादियों के घोर विरोधी थे, यह भी असत्य है। वो घोर विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले थे, यह सत्य है। नेक्स्ट, भारत में सरकारी स्कूलों में धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, यह असत्य है, क्योंकि धार्मिक उत्सव नहीं मनाए जाते, राष्ट्रीय उत्सव या पर्व मनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा एफ। अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून 1870 में लागू किया था। अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून 1870 में लागू किया था। तो यह क्या है? सत्य है। जो इसका उत्तर होगा टी। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान के प्रमुख हीरालाल शास्त्री थे, यह असत्य है। इसका उत्तर होगा एफ। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत का संबंध स्वास्थ्य से है। आयुष्मान जो योजना है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाइए, यानी कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करना है। पहला, शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? टिप्पू सुल्तान को। सेकंड, महाल। महाल क्या होती है? ये ग्राम समूह है। वर्ली विद्रोह है, यह वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। बहादुर शाह जफर, इनको रंगून की जेल में भेजा गया था। और विलियम एडम, ये स्कॉटलैंड के
थे। इस प्रकार से इनका मिलान करना, यानी कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर हमला करने वाले क्रांतिकारी कौन था? बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर हमला करने वाला क्रांतिकारी मंगल पांडे था। मंगल पांडे था। सेकंड, अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? यह 1835 में 1835 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, 1760 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी? यह मजदूरों की कमी फ्रांस में हो गई थी। इसका उत्तर होगा फ्रांस। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे थे। विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय माना गया है? यह अनुच्छेद 17 होगा। अनुच्छेद 17। अब इसके बाद में खंड ब, इसमें खंड ब में राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। कोई दो समस्या बतानी है। यहाँ पहला है, जब मुद्रा व्यवस्था की निम्न में से दो समस्याएं थी। पहला, मुद्रा व्यवस्था में ऐसा माना गया कि इससे सामान्य किसान संपन्न उद्यमशील किसानों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। यानी मुद्रा व्यवस्था जो चालू हुई थी उसमें यह सोचा था कि भाई जो सामान्य किसान है वो भी पैसे कमा के और उद्यमशील यानी उद्योग धंधे करने वाले किसानों में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं था। ये इसकी कमी थी। दूसरा, राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफी ऊंची रखी थी। जो राजस्व अधिकारी थे उन्होंने जो भू राजस्व यानी जो टैक्स कर लेते थे उसकी वो दर थी वो बहुत ऊंची थी। और रेत इतना अधिक, यानी रेत जो किसान थे वो इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। जिससे क्या है, इस प्रकार दो इनकी क्या है ये समस्या हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वन उत्पादों की आपूर्ति कम होने पर जनजातीय लोग क्या करते थे? वन उत्पाद यानी जंगलों में जो जड़ी बूटियां, लकड़ी, फल फूल वगैरह इकट्ठा करते थे वो कम हो जाते, तब वो क्या करते थे? तो उसमें वो अपने आजीविका चलाने के लिए कुछ जनजातीय लोग पड़ोस के गांवों में जाकर छोटी मोटी नौकरियां कर लेते थे। कुछ लोग खेती और मजदूरों के रूप में काम करते थे। कुछ अन्य लोग बोझा ढोने का काम करते थे या फिर सड़क निर्माण का कार्य में मजदूरों के रूप में काम कर लेते थे। इस प्रकार से जो खंड ब है उसमें क्या है कि कम से कम 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। अब नेक्स्ट है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? यानी महात्मा गांधी जी क्यों चाहते थे कि बच्चे कोई भी कार्य अपने हाथ से स्वयं करें? तो उसका कारण था, उनके अनुसार इससे व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास होता है। यानी इससे मस्तिष्क का विकास होगा। जब हम स्वयं कोई काम करते हैं तो हमें वो अच्छी तरह से याद हो जाता है। उनका सोचना था कि केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं है, लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना चाहिए। बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के लिए क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। भाई ये कार्य क्यों हुआ और हम किस लिए कर रहे हैं इसका भी पता होना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी जी चाहते थे कि बच्चे हस्तकलाएं सीखें। प्रश्न नंबर 13, संविधान किसे कहते हैं? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। यानी संविधान नियम होते हैं उसके अंदर और उसी के अंदर अनुसार अपना देश चलता है। तो ये संविधान एक क्या है, नियमों का समूह है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और देश चलता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसके पक्ष में एक कारण बताना है। तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार मिलना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के माध्यम से ही लोगों का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। क्योंकि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होगा तो सभी लोग मिलकर
जो चुनाव प्रक्रिया है उसको सफल बनाएंगे और इसे अच्छे नेता और अच्छे राजनेता चुनकर आएंगे, जिससे देश का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसको डायरेक्ट क्या कर सकती थी? जेल भेज सकती थी। कारावास यानी जेल। नेक्स्ट है जल विद्युत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जल विद्युत पर, जल विद्युत हेतु बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते तथा विद्युत उत्पन्न होती है। इसे वो टरबाइन घूमती है और विद्युत उत्पन्न होती है, यह जल विद्युत कहलाती है। यानी जल विद्युत के लिए बांध के अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको जो टरबाइन होती है उस पर गिराया जाता है और इससे जल विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, उद्योग की अस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उद्योग की अस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग की अस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल आदि है। इससे क्या है? उद्योग की अस्थिति प्रभावित होती है। अब खंड 6, 1854 के वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए वर्णन कीजिए। यानी वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए थे? इसका उत्तर होगा 1854 के वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, जिससे शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यानी शिक्षा विभाग का गठन किया गया, इससे सरकार जो शिक्षा से संबंधित है मामले है उस पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए थे। और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, यानी 1857 में जब सिपाही विद्रोह कर रहे थे मेरठ और दिल्ली में, उस समय ये यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही थी। उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। और इसका चौथा पॉइंट है वुड्स डिस्पैच के बाद स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन किए गए। स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी अनेक परिवर्तन किए गए थे। अब इसका प्रश्न नंबर 19, कोई दो मौलिक अधिकार जो मौलिक अपने मूल करते हुए दिए गए उनमें से कोई दो का अपने वर्णन करना है। पहला है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या है? समानता के अधिकार से आशय है कि कानून की नजर में सभी लोग समान है। समानता का अर्थ है कानून की नजर में सभी लोग समान है, अर्थात सभी लोगों को कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार के मामले में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता का अर्थ है कि सभी समान हो। और इसका सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। यानी कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपना कारोबार चला सकते हैं, कहीं भी अपना भाषण दे सकते हैं और स्वतंत्रता सभी प्रकार की अपनी सभा आयोजित कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है समझाइए। धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको समझाइए। तो इसमें भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातें का ख्याल रख सकता है। यानी धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होगा ये बातें उसके लिए अनिवार्य है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, यानी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाकर न रखें। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, यानी एक ही धर्म के अंदर दूसरे जो सदस्य है उनको जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को न दबाए। और तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता
छीनेगा। यानी राज्य किसी को जबरदस्ती नहीं कहेगा कि ये धर्म आप अपनाएं, और ना ही किसी से ऐसा नहीं कहेगा कि आप ये धर्म छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कह सकता। अब क्वेश्चन नंबर 11, न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट कीजिए। न्यायपालिका की भूमिका क्या है कि यह कानून के शासन को लागू करने के लिए भारत में एक न्याय व्यवस्था की गई है, यानी न्याय की व्यवस्था की गई है कानून का शासन लागू करने के लिए। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। अदालतें यानी कचहरी होती है जहां पर आप न्याय के लिए जा सकते हो, न्यायालय में। और न्यायालय के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। उसके कार्य जो उसके भाग है उस किस प्रकार से हम बांटे जा सकते हैं, मोटे तौर पर 2-3 भागों में हम बांट रहे हैं। पहला है विवादों का निपटारा। न्याय व्यवस्था नागरिकों यानी दो नागरिकों के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसको, नागरिक और सरकार के बीच में विवाद होता है तो उसको निपटारा करता है। दो राज्य सरकारों के बीच में होता है तो उसका निपटारा करता है। अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद पैदा होता है तो उन सभी का हल करता है, या उसको हल करने की जो क्रियाविधि है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यानी सरकार ने कोई कानून बनाया और वो संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अनुरूप नहीं है तो उसको रद्द कर सकती है। यही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यानी कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकार है उसका क्रियान्वयन करना। यदि देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अपने जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार से साथियों आज सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत इसके पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।